लोग हैं उनकी थ्योरी में ये नहीं आता। वो सामाजिक समरसता मानते हैं कि जातियाँ बनी रहें, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जिस वर्ण का जो काम शास्त्रों में लिखा है वो वही करे। ये है उनका हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़े कहाँ होंगे? सब हिंदू होंगे ना, सब देखिए। तो हिंदू होंगे तो चोटी क्यों उखाड़ी मध्य प्रदेश में? मोहन भागवत ने क्यों नहीं बोला? वो किताब लिखी है और मैं चाहूँगा कि सब लोग उसे पढ़ें। कई सवाल हैं। कल तक जो कहते थे कि जो करेगा जात के बाद उसको मारूंगा कस के लात, हमारे लिए केवल एक जाति है गरीब। और अचानक पहलगाम हमले के बीच में 22 अप्रैल 2025 को हमला, 30 अप्रैल को घोषणा की जाती जनगणना होगी। ऐसा लग रहा है कि या तो कोई मजबूरी या बड़ी साजिश है। एक बात, इस साजिश से पर्दाफाश करना जरूरी था। अगर ये कराते हैं तो कैसे कराएंगे, और अगर कराते भी हैं कि नहीं कराते हैं तो इसकी साजिश क्या होगी? आंकड़े आएंगे तो साजिश क्या होगी? आंकड़ों का सदुपयोग क्या हो सकता है? तो साजिशों और संभावनाओं का पूरा दस्तावेज है मेरी किताब। दूसरा कि अब तक ये लोग कहते थे कि अंग्रेजों ने जातियां गिन दी इसलिए जातिवाद हो गया, तो जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। ये किताब इनको झूठ साबित करती है कि अंग्रेजों के पहले भी जातियां देश में गिनी गई और गिनने से जातिवाद बढ़ाने का कोई रिश्ता नहीं है। पिछड़ों की जातियां गिनी नहीं जाती और पिछड़ों पे दमन एक दिन भी रुक नहीं रहा है। चोटी उखाड़ी जा रही है बिना जाति जनगणना के। तो जाति जनगणना कराओ ताकि अगली बार सब चोटी रखें या चोटियों का सम्मान बराबर हो। तो उन हजारों साल के इतिहास का ये किताब एक दस्तावेज भी देती है, ताकि अब तक जो आरएसएस और बीजेपी और उसके लोग जो झूठ बोलते हैं उससे हम अपने लोगों को जागरूक करें, उसके इतिहास को बताएं। क्योंकि इतिहास में ये दर्ज है कि जिसे गिना नहीं गया उसी के साथ सबसे ज़्यादा हक मारी हुई है। तो जाति बीमारी है, जनगणना उसकी जांच है, और उसके जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से जब नीति बनेगी तब बीमारी का इलाज होगा। जब अब भारत हिंदू राष्ट्र बन ही रहा है तो फिर क्यों आप जाति गिनने की बात कर रहे हैं? ताकि उस भागवत ने कहा ना, देखिए हाँ, कोई नहीं रोक सकता। हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़े कहाँ होंगे? सब हिंदू होंगे ना, सब देखिए। तो हिंदू होंगे तो चोटी क्यों उखाड़ी मध्य प्रदेश में? मोहन भागवत ने क्यों नहीं बोला कि एक ब्राह्मण ने एक यादव की चोटी उखाड़ते समय क्यों कहा कि आज चोटी रखिए हो कल जो है कथा कहने लगोगे? इटावा में यादवों के कथा कहने पर चोटी काटी गई और क्या क्या हुआ छोड़ देते हैं। इस देश में मोहन भागवत को भी पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है, योगी को भी पता है कि भयानक जातिवाद होता है। योगी आदित्यनाथ से कोई पूछे ना, पूरे यूपी में उनके स्वजातीय लोग डीएम एसपी ये वो बने हैं, अपराधी हैं तो बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये है हिंदू राष्ट्र। उस हिंदू राष्ट्र में पीडीए कहाँ है? उस हिंदू राष्ट्र में पिछड़ा क्या करेगा? 5 किलो अनाज पर गुजारा करेगा? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र में जो 5 किलो अनाज जिसको मिलेगा वो लोग कौन सी जाति के हैं, और 100 अरबपतियों की अगर सूची आएगी तो वो कौन सी जाति के होंगे? ये एक सवाल पूरे देश के सामने आना चाहिए। कहीं ये बड़ी साजिश तो नहीं कि धर्म की आड़ में जाति का भेदभाव छिपा लिया जाए? तो जो ऐतिहासिक हजारों साल से जो जातियों के नाम पर शोषण सह रहे थे, आगे हजारों साल तक सहते रहेंगे। लोगों का ये कहना है कि आप लोग जाति जनगणना करवाने के बाद हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हो। अब खैर बड़ी साजिश है आप लोगों की। अब तो उस साजिश के शिकार नरेंद्र मोदी भी हो गए। उन्होंने ही घोषणा कर दी कि हम कराएंगे। अगर ये गलत घोषणा थी, गलत मांग थी, तो कैबिनेट ने क्यों माना कि हम जाति जनगणना कराएंगे? पर डेट नहीं बताई ना अभी। देखिए साजिश, मांग मान ली, इसका मतलब मांग सही है। अब आगे उस मांग को डाइल्यूट कर दें, उस मांग के ऐसे आंकड़े निकालें कि उस आंकड़ों के खेल कर दें, आंकड़ों का हेर फेर करके उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, मांग को ख़त्म कर दें। कहीं ऐसी साजिश तो नहीं? हमारे संदेह है। इसलिए हम इस पूरी किताब को एक आंदोलन की तरफ पूरे देश में ले जाना चाहते हैं कि जो जाति जनगणना के समर्थक हैं उन्हें इतिहास पता हो, वर्तमान पता हो, तथ्य पता हो, साजिश पता हो, इसलिए वो इस किताब को पढ़ें। जो जाति जनगणना के विरोधी हैं वो भी इसलिए इस किताब को पढ़ें कि हो सकता है पढ़ने के बाद उन्हें लगे कि ये मांग तो जायज़ है, ये मांग तो सही है। इसका विरोध करने वाले असल में जातिवादी लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अब जाति जनगणना की मांग करें, आरक्षण मिल तो रहा है इन लोगों को, और क्या चाहिए? अब जाति गिन के क्या करेंगे? आरक्षण 2 जगह पे है, सरकारी शिक्षा में, सरकारी नौकरी में। सारा अडानी के पास चला गया तो आरक्षण बचा कितना? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं है। मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट कहती है कि आरक्षण दर्द की दवा है। तो दर्द हो रहा है तो जल्दी से आरक्षण दे दिया कि कुछ राहत मिल जाए। लेकिन पॉलिसी नहीं बनेगी तो आरक्षण लेकर के तो थोड़े से समुदाय का ही हित हो सकता है, और उसी में आपस में लड़ा दो कि तुम ये ज़्यादा ले लिया, ये कम ले लिया, तो जनगणना हो जाएगी तो पता चलेगा कौन ज़्यादा कौन कम लिया। नंबर 1 जवाब। नंबर 2 बात ये कि जब जनगणना होगी तो पता चलेगा कि आरक्षण का दायरा जितना छोटा सा है उसके बाहर की जहाँ दुनिया है वहाँ क्यों डाइवर्सिटी नहीं आई, वहाँ क्यों दलित पिछड़े आज नहीं है, आदिवासी नहीं है, पसमानदा नहीं है। वो लोग अगर इस देश को चलाने में नहीं है,
वो लोग इस देश की संपत्ति में नहीं है, ज़मीन के मालिकाना हक में नहीं है, तो फिर वो देश उनका सब बराबर का कैसे होगा। इसलिए इस देश को सबका देश बनाने की जो महापरियोजना है उसका नाम है जाति जनगणना, जो अभी आगे तक चलेगी। इसलिए मैं ये किताब लिख करके लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि पहले अतीत जानो, फिर तुम वर्तमान जानो, और भविष्य के लिए एक नई एकता बनाने के लिए, एक वैचारिक एकता बनाने के लिए आंदोलन शुरू करो। डॉक्टर साहब, आपकी किताब कोई विद्रोह पैदा तो नहीं करते देश में? लोग पढ़ के कभी क्रांति में उतर? किताबें विद्रोह नहीं पैदा करती हैं। आप जाति जनगणना की बात कर रहे नहीं, हैं, कोई भी किताब हो, हिस्सेदारी की भी बात हो, किताबें पढ़ करके ये बताती हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे मनुस्मृति पढ़ करके आपको लगेगा कि ये मानव विरोधी किताब है, संविधान पढ़ के लिखेगा कि ये मानववादी की किताब है। तो किताब दोनों है, आपको सीखना उससे क्या है। किताबें विचार ले आती हैं। आप गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर को पढ़ेंगे तो एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप अंबेडकर, फूले, लोहिया को पढ़ेंगे तो दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। और हम तो किताब पढ़ने वाले लोग, हम लोग जो गांव-गांव तलवार बांट रहे हैं उसमें यकीन नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि सब किताबें पढ़ो। जो विचार मानवता के पक्ष में है, जो विचार समानता और न्याय के पक्ष में है, जो विचार संवैधानिक मूल्यों, समाजवादी मूल्यों के पक्ष में है, उस किताब का प्रसार करो। तो वही तो समाज सबको बनाना है। लक्ष्मण जी, मोहन भागवत कह तो रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने की बात करें, तो उस विश्व गुरु में तो पूरा भारत आएगा ना, सारी जो जनसंख्या सभी आएंगे। हाँ, मोहन भागवत जी को बताना चाहिए कि उनके आरएसएस का प्रमुख दलित कब बनेगा, अति पिछड़ा कब बनेगा। 3 लोगों का उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया, उसमें एक भी दलित पिछड़ा नहीं। तीनों पंडित हैं। जितने ये जाति के नाम पर दमन होता है उस पर मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोलते, मेरी चिंता है। जितना अन्याय, जैसे डीजे बजाने पर रोक दिया, तो वो एक ऐलान करें कि आरएसएस का हर आदमी जाएगा, कश्यप अगर जला के मारा गया तो उसके सामने बैठ जाएगा। मेरठ में एक दलित लड़की को अगर माँ का हत्या करके लड़की गायब, तो वहाँ पहले हिंदूवादी संगठन खड़े होंगे। जितने हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं वो पहले उस दलित के साथ खड़े होंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो उस पिछड़े के साथ खड़े होंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ क्यों नहीं? हिंदूवादी संगठन वहाँ खड़े नहीं होते, कारण वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी थ्योरी में ये नहीं आता। वो सामाजिक समरसता मानते हैं कि जातियाँ बनी रहें, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जिस वर्ण का जो काम शास्त्रों में लिखा है वो वही करे। ये है उनका हिंदू राष्ट्र। आप ये कहना चाहते हैं उनका हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और? वो किसका दांत है वो जनता तय करेगी। मैं उसका तार्किक प्रतिपक्ष रख रहा हूँ। तार्किक सवाल ये है कि वर्ण व्यवस्था कहती है कि काम का विभाजन, सम्मान का विभाजन, संसाधन का विभाजन। संविधान कहता है कोई विभाजन सही नहीं, समानता और न्याय होनी चाहिए। अब दोनों में तय कर ले मोहन भागवत जी कहाँ खड़े हैं। मैं अगर 100 अरबपति देश में है, 100 में से एक भी दलित नहीं है और दलितों की आबादी 15-16% है, तो ये चिंता गैर दलितों को ज़्यादा होनी चाहिए कि मेरे देश का 15 आदमी जो है वो अरबपति नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कुलपति नहीं है, डीएमएसपी नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। कहाँ है वो? इस देश का 9% आदिवासी है, और आदिवासी एक भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, एक आध कहीं अपवाद होगा, ट्राइब यूनिवर्सिटी होगी अगर, बाकी कोई आदिवासी नहीं है। आदिवासी अरबपति में नहीं है, आदिवासी मीडिया में नहीं है, आदिवासी डीएमएसपी नहीं है जितना होना चाहिए। फिर वो क्या कर रहा है? पिछड़ा कहाँ है? तो सबका देश बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा तो देश सबका नहीं बनेगा। तो हम तो न्याय की बात करते हैं। इससे होता क्या पता है? कुछ लोगों ने दूसरे का कब्जा किया हुआ है, तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा था, इसको बांटना पड़ेगा। तो वो जो अपना अतिरिक्त कब्जा है उसको छोड़ना नहीं चाहते, प्रिविलेज को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तुरंत तंबू। इस किताब में, किताब अगर आप पढ़ेंगे तो इस किताब की भूमिका में एक तंबू का जिक्र है, और तंबू ये कहता है कि पहले एक तंबू लोगों ने बनाया कि उसमें ईश्वर वास करेगा। आज ऐसे ही 2 तंबू इस देश में काम कर रहे हैं, एक का नाम है राष्ट्र, एक का नाम है धर्म। तो जैसे ही आप अपना हक अधिकार मांगते हो तो वो तंबू खतरे में हो जाता है, राष्ट्र, धर्म। और जो उस राष्ट्र को बनाने वाला है, जो उस धर्म के भीतर आता है, उस तंबू में अंदर है, जब वो कह रहा है कि मुझे सोने का बिस्तर नहीं, खाना नहीं और मेरा सम्मान नहीं, तो कह रहा है अरे तो तंबू के खिलाफ बोल रहा है। ये पूरी कहानी है और जाति जनगणना इसको खारिज करती है।